तो दोस्तों ग्लैंड फार्मा के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए और कल हमको एक चीज नोटिस करने को मिली है कि Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद ग्लैंड फार्मा ने एक ही दिन में करीब 15% के आसपास का अप मूव भी दिखाया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में जाएंगे और देखेंगे वहां ऐसे क्या चेंजेस आए जिसकी वजह से ग्लैंड फार्मा में इतना अच्छा एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे इनका जो मार्केट कैप है वो करीब करीब 35,500 करोड़ के आसपास का है। पी इनके 34 के आसपास का है। आरओसी इनका है करीब 15.1 के आसपास का और आरओसी इनका 10.7 के आसपास का है। और इसके बाद इनकी फेस वैल्यू जो है वो 1 के आसपास की है। तो पहले ग्लैंड फार्मा कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ग्लैंड फार्मा जो स्टैब्लिश हुई है वो हुई है 1978 में। तो क्या हुआ है, ओवर द इयर्स ये बता रहे हैं कि जहां ये पहले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर थे स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पेरेंटियल प्रोडक्ट के, अब उसी की जगह पर ये क्या हो गए, लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजेक्टेबल फोकस कंपनी हो गई है। मतलब इनका फोकस कहाँ पर है कि इंजेक्टेबल जो भी चीजें हम लोग क्या करते हैं बॉडी में डालते हैं, मेडिसिन उनको बनाने वाली सबसे लार्जेस्ट और सबसे फास्टेस्ट कंपनी है जो ग्रो हो रही है। इनका क्या है, 60 देशों में फुटप्रिंट है, जिसमें से आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अदर मार्केट है। और इन्होंने बताया कि ये क्या कर रहे हैं, इनका जो बिजनेस मॉडल है वो B2B मॉडल है। B2B मॉडल को पहले हम समझ लें एक बार। तो दो तरीके के बिजनेस मॉडल होते हैं, एक बिजनेस मॉडल होता है B2B और दूसरा होता है B2C। B2B बिजनेस मॉडल का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट, आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो प्रोडक्ट आप किसी दूसरी कंपनी को बेचते हैं। तो मतलब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, मतलब आप अपने प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सीधे कस्टमर को बेच रहे हैं। तो ग्लैंड फार्मा का यहाँ पर बोलना है कि ये B2B कंपनी है, मतलब ये अपनी बनाए हुए प्रोडक्ट दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और सबसे पहले वहां देखेंगे क्या चेंजेस आए, फिर उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे। तो कंपेयर करने का सिंपल तरीका है, मार्च 2025 को करेंगे मार्च 2026 से कंपेयर। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में जहां 1425 करोड़ की सेल थी वही अभी हो गई है 1743 करोड़ की। सेम टाइम पे एक्सपेंसेस 1077 करोड़ से बढ़ के हो गए 1230 करोड़ के आसपास के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 348 करोड़ था लास्ट ईयर, इस बार वो हो गया 513 करोड़ के आसपास का। तो आप बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 160 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब 160 करोड़ के आसपास का हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 50% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। इसके अलावा आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% था, वो इस बार हायर साइड है, 29% के आसपास है। अदर इनकम 44 करोड़ से इंक्रीज हो गई है 111 मतलब 111 करोड़ के आसपास। सेम टाइम पे इंटरेस्ट क्या है 7 से 10 करोड़ पहुंचे हैं और डेप्रिसिएशन 96 से 109 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 288 करोड़ से बढ़ के हो गया है 506 करोड़ के आसपास। तो वही चीज हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप बोल सकते हैं करीब करीब 220 से लेकर 230 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। वही 35 से 40% का हमको भी क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर जहां पर जो हमारा टैक्स था 35% था, वो इस बार 28% है। मतलब कंपनी ने जो भी बिजनेस किया उसमें उसको क्या करना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ रहा है। लास्ट ईयर 35% टैक्स दिया, इस बार 28% दिया। तो इनका नेट प्रॉफिट जो 187 सीआर का था लास्ट ईयर, वो इस बार हो गया है 367 सीआर का। तो हमको यहाँ पर जो चीज देखने को मिल रही है कि नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं कंपनी के शेयर प्राइस को एक ही दिन में 15% इंक्रीज करने के लिए। तो ये पहली चीज है जो कंपनी के शेयर प्राइस को इतना स्पाइक कर रही है। तो अब हम लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि जितनी भी हमारी दवा बनाने वाली कंपनियां होती है उनके बिजनेस मॉडल अलग अलग होते हैं। कोई क्या करती है, दवाइयों का जो बेस रॉ मटेरियल होता है जिसको हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उनको बनाने में महारत होती है। ग्लैंड फार्मा की महारत है इंजेक्टेबल जो हमारी दवाई है उनको बनाने में। इसके अलावा कुछ क्या होती है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में एक्सपर्ट होती हैं। कुछ कंपनीज क्या होती हैं, वो दवाइयां बनाती हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फार्मा सेक्टर भी अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर भी जो कंपनियां वो मल्टीपल सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो हमको क्या करना है, अगर फार्मा सेक्टर में कभी हम लोग इन्वेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं तो पहली बात आपको ये समझना है कि आप फार्मा सेक्टर के किस सेगमेंट में इन्वेस्ट हो रहे हैं। कि आप एपीआई बनाने वाली कंपनी पे फोकस कर रहे हैं या इंजेक्टेबल बिजनेस पे आप फोकस कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी पे फोकस कर रहे हैं। एक बार जब अपनी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली है जो आपको समझ में आ रही है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि उस सेगमेंट में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही है और उसके बाद आपको उनमें से बेस्ट कंपनी चूज करनी है। तो बेस्ट कंपनी आप चूज कैसे करेंगे, बेस्ट कंपनी आप चूज करेंगे उनके फाइनेंशियल के बेसिस पर कि उसमें किस तरीके की ग्रोथ आपको नजर आ रही है, कहीं बिजनेस स्टक तो नहीं हो गया, कहीं सेल्स स्टक तो नहीं हो गई है, या बिजनेस मॉडल इस तरीके का तो नहीं है कि उसमें क्या फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। कंपनी का फ्यूचर विजन क्या, अगले 5 साल में कंपनी क्या टारगेट लेके चल रही है। तो ये सारी चीजें हमको देखने की जरूरत है, तभी आपको किसी भी कंपनी पे कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज क्या होगा, छोटे से भी अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन आ रहे हैं या स्टॉक मार्केट में फॉल आ रहा है तो आप क्या करने वाले, स्टॉक से बाहर एग्जिट करने वाले, लॉस में ही चाहे लेकिन एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में पता ही नहीं है।
तो मेरी सलाह आप लोगों को ये है कि आप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करें, उससे अच्छा आप 10 कंपनियों में, 15 कंपनियों में, 20 कंपनियों में अपने अमाउंट को डिवाइड करिए, लेकिन उन 20 कंपनियों के बारे में आप गहरी समझ रखिए कि ये किस तरीके का काम कर रही हैं और इनका फ्यूचर विजन क्या है। तो इस तरीके से आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपका रुपया भी स्टेबल तरीके से ग्रो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब क्या करते हैं, इनके ईयरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि इनके ईयरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इन्होंने करीब 5600 करोड़ की सेल करी थी, इस बार सेल्स हो गई 6400 करोड़ की। आप बोल सकते हैं करीब 800 करोड़ का इंक्रीज है। एक्सपेंसेस 4348 करोड़ से बढ़ के हो गए 4800 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस भी करीब 450 करोड़ से बढ़ गए। सेम टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1270 करोड़ से 1630 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 370 करोड़ के आसपास का हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सेम टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार हायर साइड है, जहां 23% था लास्ट ईयर, इस बार 25% के आसपास देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 214 करोड़ से बढ़ के 292 करोड़ हो गई है। इंटरेस्ट इस बार लोअर साइड है, 33 करोड़ के आसपास का है। डेप्रिसिएशन 378 करोड़ से बढ़ के इस बार 424 करोड़ का हो गया है। तो इससे हुआ यह है कि जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 1063 करोड़ का था, वो इस बार 1465 करोड़ के आसपास का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमको करीब करीब 400 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो 400 करोड़ का जंप मतलब है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी 40% अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। तो यही सारी चीजें क्या कर रही है, ग्लैंड फार्मा के शेयर को क्या कर रही है, एक ही दिन में 15-15% ऊपर ले जाने के लिए फोर्स कर रही है। और सेम टाइम पे आप देखेंगे 34% का जो इन पे टैक्स था, इस बार टैक्स भी लोअर साइड है 30%। तो इससे इनका नेट प्रॉफिट 700 करोड़ से बढ़ के हो गया 1000 करोड़ के आसपास का। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें भी 30% की ग्रोथ आई है, और किसी भी कंपनी के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% की ग्रोथ लाना एक काफी अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके प्राइस चार्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि ग्लैंड फार्मा के प्राइस चार्ट किस तरीके से फॉर्म हुआ है पिछले 5 साल में। तो आप देखेंगे ये इनके पिछले 5 साल का प्राइस चार्ट है। तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या करा, करीब 4300 के आसपास का हाई लगाया था और इनका लो था करीब 929 के आसपास का। तो इसमें हुआ क्या है, जो भी लोग ऊपर के लेवल पर 4000 के आसपास के लेवल पर जिन्होंने बाइंग करी, उनको उन्होंने क्या करा है, इस फॉल में क्या करा है, सेलिंग कर दी। और जैसे यहाँ सेलिंग हुई तो आप देखेंगे जो बैकग्राउंड में ब्लू कलर्स की लाइन है, यहाँ पर हमको बड़े बड़े स्पाइक्स दिख रहे हैं। ये स्पाइक्स वॉल्यूम पर के हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, बहुत हैवी अमाउंट में बाइंग करी गई है। और ये बाइंग करने वाला कौन है, ये बाइंग वही इंसान कर सकता है जिसको कंपनी के बिजनेस की समझ होगी। अदरवाइज अगर कंपनी का स्टॉक फॉल हो रहा है तो किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बाई करने वाला है, जब तक कि उसको कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करते हैं, इसमें जो हमारे चार्ट पैटर्न फॉर्म हुए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कंपनी जो इसका फरवरी 2024 का एक इसने हाई लगाया था, उस हाई के बाद ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो आप देखेंगे कि ये इसका क्या है, एक शोल्डर्स था, उसके बाद ये इसका हेड है और ये इसके बाद इसका शोल्डर है। और कल के दिन इसने क्या करा, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। तो ये आप देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल और उसके क्या पैटर्न एक साथ मैच हो रहे हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल्स के बेस पे क्या हो रहा है, कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या हो रहा है, ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और वही ब्रेकआउट हमको क्या हो रहा है, कंपनी के प्राइस में इंक्रीज के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें हमको समझने की है कि अगर कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आएंगे और चार्ट पैटर्न में फॉर्मेशन है किसी भी तरीके का रिवर्सल पैटर्न का, तो ब्रेकआउट होना लाजमी है। लेकिन अब बात यह कि जो इसका ब्रेकआउट हुआ उसको सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है, लेकिन जिस तरीके के इनके प्रॉफिट आए हैं उसमें इसको सस्टेन करना तो बनता है। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से मूव करेगा, वो और बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इनकी बैलेंस शीट पर चले जाते हैं तो देखेंगे कि इनके पास अब रिजर्व जो है वो 10,300 करोड़ के आसपास के हो गए। बोरोइंग्स लोअर साइड 284 करोड़ की है इस बार। और उसके बाद आप देखेंगे इनका जो करंट वर्क इन प्रोग्रेस है वो करीब करीब 342 करोड़ के आसपास का है, और इन्होंने किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखी है, मतलब इन पे इन्वेस्टमेंट से कोई भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट नहीं हो रही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं और वहाँ जो चेंजेस हैं वो देखते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रमोटर्स 57.8 से हो गए 51.8, प्रमोटर्स घटे। एफआईज 2.8 से हो गए 7.2, एफआईज में इंक्रीज आया है। तो आप देखेंगे पिछले 2-3 साल में कुछ चुनिंदा ही कंपनी है जिनमें एफआईज एंटर हो रहे हैं, अदरवाइज एफआईज क्या है, कंटिन्यू इंडियन मार्केट से निकलते ही जा रहे हैं। और ग्लैंड फार्मा उनमें से एक कंपनी है जिसमें एफआईज एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद सेम टाइम में डीआईएस 23.3 से बढ़ के हो गए 33%। तो आप देखेंगे पिछले 3 साल में एफआईज 5% बढ़े, डीआईएस 10% बढ़े। तो एफआई और डीआईएस ने मिला के करीब कंपनी के 15% स्टेक्स क्या एक्वायर कर लिए। और वो स्टेक्स कहाँ से आए, आधे स्टेक्स आए प्रमोटर से और आधे स्टेक आए पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक भी 15.9 से 7.5 के आसपास है। मतलब पब्लिक के भी स्टेक्स करीब ऑलमोस्ट हाफ हो गए। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ लास्ट ईयर 1,80,000 के आसपास थे, वो अब 90,000 के आसपास आ गए। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में ड्रॉप आ रहा है। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे शेयर्स बाई किए हुए लोग थे उन सबको स्टॉक से एग्जिट करा दिया गया। अब जो स्टॉक में बचे वो बड़े प्लेयर्स बचे हैं, और वही बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी के प्राइस को इतना ऊपर लेके गए हैं। और उन्हीं की वजह से क्या है, प्राइस में इतना बड़ा अपमूव हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे ग्लैंड फार्मा का ओवरऑल एनालिसिस था। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।